बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप तमाम लोगों को जुम्मा मुबारक हो। एक नया व्लॉग और एक उसकी नई एपिसोड। नदीम बसरा आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर है। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कहा है कि पार्टी हो रही है। कौन कर रहा है पार्टी? और खान साहब ने कहा है कि ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया है। किसका हुआ है? ये भी बताएँगे। और डी चौक का नाम भी तब्दील कर दिया है जी। किसने किया है? ये भी बताएँगे। और 9 मई की जो लिस्टें हैं वो दोबारा तैयार हो रही हैं कि इस वाक़ये में कौन-कौन मुलव्वस था। और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फ़ौजी अदालतों को फ़ैसला सुनाने की इजाज़त दे दी है। तो अहम-अहम ख़बरें हैं और कोशिश करेंगे कि इसकी इनसाइट आपसे शेयर करें। इससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि हॉटस्पॉट हमारा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, इसको आप सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सबसे पहले जी, इमरान खान साहब छाए हुए हैं ना वैसे तो पाकिस्तान के अंदर, उनके पास अवामी ताकत और क़ुव्वत तो है ना। लोग तो उनको पूज नहीं रहे, बहरहाल कि उनकी हर तरह जो है ना उनके फर्माबरदार बने हुए हैं। उन्होंने कहा जी कि पार्टी कर रहे हैं, मेरी पार्टी के अफराद ही पार्टी कर रहे हैं। उन्होंने ये क्यों कहा? उन्होंने कहा कि मैं तो जेल के अंदर हूँ और मेरी पार्टी के लोग जो है वो हुकूमत से मुज़ाकरात खेल रहे हैं। मैंने तो उन्हें कहा था कि आप पार्लियामेंट के अंदर जाएँ और जाके पार्लियामेंट में ये डिबेट करें कि इस 9 मई के वाक़ये की धूल को कैसे बिठाना है। लेकिन बाहर तो सारे खुश हैं, खुशगप्पियों में मसरूफ़ हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, खाने खाते हैं, हुकूमत के साथ खुशगप्पियाँ लगाते हैं। तो मैं अंदर बैठा हूँ और बाहर लोग जो है बैठ के पार्टी कर रहे हैं। तो मुझे वो याद आ गया कि एक मीम चली थी और एक लड़की की मीम थी। उसने कहा था कि ये मेरी गाड़ी है और हम सब यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। तो मैं तो इस पे फिर यही कहूँगा कि इमरान खान यही कह रहे होंगे कि ये मैं हूँ, ये मेरी पार्टी है और ये पार्टी कर रहे हैं। तो अब देखिए कि इमरान खान की इस पार्टी वाली बात में किस हद तक सदाकत है, लेकिन लग तो रहा है कि वो मुज़ाकरात की आड़ में कुछ ना कुछ ऐसे कर रहे हैं। अच्छा जी, अब क्योंकि इमरान खान से सहाफ़ियों की गुफ्तगू भी हुई, उन्होंने बड़े वहाँ पे वालिहाना अंदाज़ में जो सवालात थे और बड़े गर्मजोशी से उनका जवाब दिए। उस इमरान खान साहब से पूछा गया कि आपके बड़े करीबी दोस्त हैं सलमान अहमद, जुनून ग्रुप के जो पायनियर्स थे। वो अमेरिका में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं और बुशरा बीबी के खिलाफ मुसलसल वो ट्वीट कर रहे हैं। और आपकी बहन जो रुबीना खां है, वो भी बुशरा बीबी के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा उनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया है, उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अब ये है कि रुबीना खान ने क्या ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि बुशरा बीबी को जो लोग कह रहे हैं कि सियासत में नहीं आई, वो लोग अक्ल से पैदल हैं, वो सियासत में आ चुकी थी। उस्मान बुज़दार किसकी इजाद थी? फ़राह गोगी किसकी इजाद है? ये इसी की इजाद थी। तो इस पे खान साहब को गुस्सा तो आया होगा कि उन्होंने जो है वो गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए। और उनकी बहन ने ये भी लिखा था कि मिशाल यूसुफ ज़ई जो उनकी तर्जुमान आजकल हैं बुशरा बीबी की, तो उन्होंने कहा कि जैसे बुज़दार और फ़राह गोगी की एपिसोड्स आई थी और वो चल गई और वो सारी कामयाब तो नहीं हुई, लेकिन अब मिशाल यूसुफ़ज़ई जो हैं वो बुशरा बीबी की नई फ़राह गोगी बनने जा रही हैं। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्योंकि वो पूछती तो है ना जाके केपीके के अंदर क्या हो रहा है भई? आप लोग सुबह कितने बजे ऑफ़िस आए थे? आपने इसका ठेका किसको दिया? इस स्कूल का नाम तब्दील करके ये कर दें। तो चीज़ें तो बहरहाल के इसी तरह हैं कि उसमें कोई ना कोई गुंझल है, इसको सुलझाने की ज़रूरत है। और इसी के साथ केपीके मुतहर्रिक हुआ, उन्होंने कहा जी कि डी चौक का नाम हमने तब्दील कर दिया है और जब तक पीटीआई का वजूद रहेगा, ये डी चौक नहीं कहलाएगा। हम इसका नाम जो है वो शोहदा चौक रख रहे हैं। चले उन्हें रख तो दिया है। अब मुझे थोड़ा-सा इस बात को ज़रा बयान करने दें कि अगर शोहदा चौक रख दिया है, तो ये 24 नवंबर या 26 नवंबर तक ये जो आपकी रैली एहतजाज हुआ था, तो इसमें सारे ही मेरे पठान भाई शरीक थे। तो पठानों के बारे में और सिखों के बारे में जो लतीफ़े हैं ना, पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं। एक दिन मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि एक पंजाबी ने अपनी दुकान पे लिखा हुआ था कि ये दुकान जुम्मे को बंद रखा जाता है। आगे एक पठान आ गया, तो उसने जैसे ही वो पढ़ा ना ऊपर लिखा हुआ कि ये जो दुकान जुमे को बंद रखा जाता है, तो वो बेहोश हो गया। जब वो उठा तो उससे पूछा, भाई आप बेहोश क्यों हो गए थे? उसने कहा मैं ये हैरान हो गया कि आपने लिख दिया है कि ये दुकान जुमे को बंद रखा जाता है।
वो बंद और रे में जो है ना वो तफरीक नहीं कर सके। तो इसलिए पठान कन्फ्यूज़ हो जाएँगे भाई, वो कहेंगे कि यार माड़ा हम डी चौक जाएगा या शोधा चौक जाएगा? तो वो फिर मुझे लगता है कि वो माड़ा के चक्कर में जो है ना डी चौक और शोधा चौक में जो है कन्फ्यूजन का शिकार ही रहेंगे। ये आपने अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी की है। आधे लोग शोधा चौक चले जाएँगे, आधे लोग जो है वो डी चौक चले जाएँगे। शोधा चौक वो ढूँढते रहेंगे वो कौन है? वो तो पाकिस्तान में किसी अभी तक चौक का नाम नहीं बना। अच्छा, इसके अलावा जो 9 मई के हवाले से एक मैंने आपको डेवलपमेंट बताई वो ये है कि 9 मई की लिस्टें दोबारा तैयार की जा रही हैं जी। और ये लिस्टें तैयार की जा रही हैं यूनियन काउंसिल की सतह पे। और इसके अंदर जो लोग भी उस वक्त वो जियो फेंसिंग में आए थे या उस रेडियस में जो 1.5-2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का रेडियस था, जिनके मोबाइल चल रहे थे, वो शनाख्त हो चुके थे, उनको लाया गया। जिनको रिलीज़ किया गया उनसे भी दोबारा तहकीकात की जाएगी। जो भाग गए थे उनसे भी ज़ाहिर बात है जो पकड़ में आएँगे तफ्तीश की जाएगी। तो फैसला ये किया गया कि यूनियन काउंसिल के लेवल पे जो है ना ये लिस्टें तैयार की जाएगी। और अब ये है कि जो छोट लोग इसमें बाइज़्ज़त तो नहीं, लेकिन वो भरे हुए थे, उन पे भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि उनसे भी कई एतराफ़े जुर्म वो कहीं न कहीं कर लेंगे, क्योंकि ये फ़ैसला इसलिए किया गया कि फैज़ हमीद कुछ इंकशाफ़ात कर रहे हैं। वो अब ज़राए ये बता रहे हैं कि उन्होंने अरशद शरीफ वाला किस्सा भी जो है ना खोल दिया है। उन्होंने कह दिया कि अरशद शरीफ उस वक़्त मैं पेशावर का कोर कमांडर था। मेरे पास मुराद मुराद सईद आए थे लेके, और उन्होंने कहा था कि अरशद शरीफ को बाहर आप किसी अच्छे यानी कि सेफ़ कंट्री में पहुँचा दें। तो मैंने उनसे पूछा था कि इसके पीछे कौन है? उन्होंने कहा था कि ये मुझे इमरान खान और बुशरा बीबी ने कहा कि इसको कई बार भिजवाना। वो कीनिया में असैसिनेट हो गए थे। अल्लाह ताला उन्हें ग़रीक़ रहमत करे। हमारे जर्नलिस्ट थे और बड़े अच्छे जर्नलिस्ट थे। अल्लाह उनकी रूह को जो है ना साले सवाब पहुँचाए। तो वो कह रहे थे कि अब इसका मकसद ये था कि उनको मेरा तो नहीं, बहरहाल कि ये जो कुछ ज़राए बता रहे हैं कि अरशद शरीफ की जो लाश है ना उस पे सियासत करने का प्लान बनाया हुआ था। अब अगर ये कड़ी जुड़ जाएगी इमरान खान के साथ तो फिर मुश्किल तो हो जाएगी। और जैसे अब सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फ़ौजी अदालतों को फ़ैसला सुनाने की इजाज़त दी है, और ये फ़ैसला उन्होंने आज ही सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उन्होंने कहा है कि फ़ौजी अदालतों को 85 मुल्ज़मान के फ़ैसला सुनाने की इजाज़त दे दी, और कहा जिन मुल्ज़मान को रहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। अब पहले तो ये था कि सिविलियंस के ट्रायल की ज़ाहिर बात है समाअत की थी कि वो वहाँ मिलिट्री ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकते, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पे जो है सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इसका फ़ैसला सुना दिया है। तो इसके बाद फिर ये लग रहा है कि फैज़ हमीद और इमरान खान इकट्ठे हो जाएँगे। अगर वो इकट्ठे होंगे तो फिर पीटीआई के वर्कर्स के लिए जो है खुशखबरी है कि वो अडयाला जेल से रिहा हो जाएँगे। बानी पीटीआई अनकरीब अडयाला जेल से रिहा हो जाएँगे। हो सकता है कि जनवरी के पहले हफ्ते में उन्हें यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। और इसके अलावा जी कि जो मैंने आपको बात बताई ज़हनी तवाज़ुन के हवाले से, उसका भी इसी तरह आप देखें वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों के ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गए हैं। शायद वो इमरान खान अपनी पार्टी के लोगों पे भी बरस रहे हैं। वो लोगों पे बरस रहे हैं, वो अपने पार्टी के लोगों से नाराज़ हैं, उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया है। लेकिन पीटीआई के वर्कर्स और रहनुमाओं को एक जो मेरी गट फीलिंग है वो ये है कि अगर इमरान खान ने अब किसी को निकाल दिया ना अपनी जमात से, तो वो दोबारा वापस नहीं आएँगे। फैज़ हमीद के पकड़ने के बाद बेशुमार पीटीआई के लोगों ने ये सोच लिया है कि अगर हमने मुल्क में सियासत करनी है, तो हमने मुस्लिम लीग नून में चले जाना है, हमने पीपल्स पार्टी में चले जाना है। यही 2 बड़ी सियासी जमातें हैं। बस ये ज़हन में रख के वो अपना सियासी मुस्तकबिल जो है, वो इन 2 जमातों में देख रहे हैं। और फ़ॉर्म 45 और फ़ॉर्म 47 की गूंज, ये तो फ़रवरी के इलेक्शन के बाद से गूंज रही थी, और इतनी तेज़ी से सुनाई दी कि इर्द-गिर्द जब भी को देखते थे वो फ़ॉर्म 45, फ़ॉर्म 47। जब कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल लेके आता था, जब वो गैस का कोई बिल लेके आता था, और जब कोई वाटर के बिल लेके आते थे, पीटीआई के जाले इतने तेज़ थे कि वो उसके जब बैंक स्टैम्प कर देती थी तो उसके ऊपर लिख देते थे फ़ॉर्म 47। अब वही फ़ॉर्म 47 की हुकूमत जो पहले आगे-आगे भाग रही थी, अब पीटीआई के जो लोग हैं वो मुज़ाकरात के लिए उस हुकूमत के जो है ना पीछे-पीछे भाग रही है। अब पीटीआई वाले आगे-आगे हैं और फ़ॉर्म 47 वाले 7 वाले वो पीछे-पीछे हैं। और फ़ॉर्म
45 और फार्म 47 की हुकूमत जो है ना, उसके लोग कह रहे हैं, "ओ भाई गल ते सुन जा यार, असी फार्म 45 47 वाले हैं, साडे नाल कोई बैठ के गल तो कर।" पीटीआई वाले अब आगे भाग रहे हैं। अब देखिए ये फार्म कहाँ तक चले जाते हैं। और अलीमा खां भी मौजूद थी, उन्होंने भी सहाफ़ियों के सवालों का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि सिविल नाफ़रमानी की तहरीक हम चलाएँगे और इमरान खां के पास बड़े कार्ड हैं, वो कार्ड खेलते हैं। कार्ड कौन से खेलते हैं जी? 52 कार्ड होते हैं एक ताश के अंदर, जो कार्ड की डब्बी होती है। 4 जोकर होते हैं, किसी में 2 भी होते हैं। इमरान खान ने इतने के कार्ड्स खेले हैं, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के प्लेइंग कार्ड्स ख़त्म हो गए होंगे। पता नहीं वो कौन से कार्ड खेल रहे हैं। या वो यू टर्न वाला कार्ड ना हो उनके पास, जो उन्होंने सँभाल के रखा हो, वो तो कार्ड की डब्बी में फिट भी नहीं होता है। तो इसलिए जो बात की जा रही है कि जी हम सिविल नाफ़रमानी ही हमारा आखिरी जो है वो हरबा होगा और हम सिविल नाफ़रमानी पे जो है वो हुकूमत को लिटा देंगे, हुकूमत नीचे लेट जाएगी और जो हुकूमत इस वक़्त परेशानी का शिकार है, उसकी परेशानी में इज़ाफ़ा कर देंगे। कैसे कर देंगे जी आप इज़ाफ़ा? आपने फ़ौजी प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया है, तो मेरी पीटीआई के पढ़े लिखो लोगों से मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। मैंने भी कॉमर्स रिपोर्टिंग की है, काफ़ी अर्सा कॉमर्स रिपोर्टिंग की है। अगर फ़ौजी अदालत आपने बाय उनके प्रोडक्ट्स का बायकॉट होता, तो क्या स्टॉक एक्सचेंज में उनके शेयर्स इतने तेज़ी से ऊपर जाते? फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, फ़ौजी फूड्स, फ़ौजी सीमेंट, फ़ौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम, आप इनकी देख लें, इनकी डिमांड में इज़ाफ़ा ही हुआ है। और जब मईशत की बात आती है, तो आप पाकिस्तान के जो ताकतवर मईशत के पिलर्स हैं ना, जो 7, 8, 10 पिलर्स होंगे, तो वो जो बात करते हैं, तो लोग उनकी बातों को गौर से सुनते हैं कि भाई इनका कसीर सरमाया यहाँ पे लगा है, दूसरे ममालिक में लगा हुआ है। इंटरव्यू आया जी आरिफ हबीब साहब का, वो पाकिस्तान के बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं और उन्हें एक फ़ादर के तौर पे लिया जाता है कि वो स्टॉक एक्सचेंज के फ़ादर हैं। उनका इंटरव्यू रोज़नामा जंग में छपा है, उन्होंने ये कहा है कि स्टॉक मार्केट में 1 साल में 58% इज़ाफ़ा हुआ है। 58% इज़ाफ़ा होने का मतलब ये है कि 4800 अरब रुपए ख़ज़ाने में आपके किसी न किसी सूरत में मौजूद हैं, जिनकी मालियत 18 अरब डॉलर बनती है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो 100 इंडेक्स है, वो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पे गया है जी, 1,14,180 पॉइंट्स तक पहुँचा है। तो पाकिस्तान के जो कारोबारी लोग हैं, वो तो ये हमें खुशखबरियाँ सुना रहे हैं कि आगे जो है वो शरह सूद नीचे हो जाएगी, महँगाई का ग्राफ नीचे आ जाएगा, अवाम खुशहाली की तरफ किसी न किसी सूरत जाएँगी। उनका ये इंटरव्यू हुकूमत के लिए तो बड़ी खुशखबरी है, लेकिन पीटीआई वालों के लिए जो है वो खुशखबरी नहीं है। इसके साथ अब क्योंकि चीज़ें जैसे-जैसे डेवलप हो रही हैं, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और फार्म 45, 47 की अब जो है ना गूंज आहिस्ता-आहिस्ता दबना शुरू हो गई है। मुझे लगता है जैसे वो टर्म्स यूज़ करते हैं, मैं नहीं यूज़ करना चाह रहा पीटीआई वालों के लिए, जो टर्म्स वो नून वालों के लिए यूज़ करता, मैं नहीं करना चाह रहा। अब वो लेके फार्म 45 और 47 पीटीआई के वर्कर्स के पीछे भागेंगे कि भाई साडी गल ते सुन जा इधर सारी चीज़ां। अच्छा जी, इसके अलावा अब जी इमरान खान का एक और मुतालबा ये है, वो ये कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जुडिशल कमीशन में 3 मोस्ट मोस्ट सीनियर जो जजेस हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, उनको रखा जाए। अब जस्टिस मंसूर अली शाह वो मोस्ट सीनियर हैं, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर आते हैं, फिर जस्टिस याहिया अफरीदी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। वो कमीशन बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। हमेशा कमीशन तश्कील दिया जाता है, वो ये कह रहे हैं कि इन पे बना भी दिया जाए और ये उन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई करें, उन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई करें जिनसे उन्होंने रिपोर्ट्स लेनी है। मसलन वो आईएसआई के खिलाफ़, वो एमआई के खिलाफ़, वो एफआई के खिलाफ़, वो पुलिस के खिलाफ़। भाई इन लोगों ने तो कमीशन में सपोर्ट करनी होती है, तो अगर कमीशन बन जाएगा तो वो रिपोर्ट किसी एलियन से लेंगे। यही लोगों ने प्रोवाइड करनी है ना। और जाते वक़्त सिविल नाफ़रमानी का बता दें जी कि सिविल नाफ़रमानी की तारीख जो है, अब वो कह रहे हैं कि हम पहले 14 का दिन मनाएँगे, अभी उसका भी कुछ डेट जो है ना तयन नहीं किया जा चुका कि वो कहाँ पे मनाएँगे। लेकिन अगर वो 14 पेशावर में मनाएँगे उनका डे, तो फिर आगे सिविल नाफ़रमानी की जो 14 तारीख दी हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इसको 16 दिसंबर पे भी लेके जाएँगे। लेकिन आपको बताऊँ कि 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का कोई अच्छा दिन नहीं है। मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ था और 16 दिसंबर को ही आर्मी पब्लिक स्कूल पे एक जो मासूम बच्चे थे, उनको कत्ल गारत उनको शहीद किया गया था। लिहाज़ा अगर इमरान खान ने 16 दिसंबर को चुना, तो वो अपने लिए एक और गड़ा खोदेंगे, लिहाज़ा
उन्हें तारीख कोई सोच समझ के देनी चाहिए। नदीम बसरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।